नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन हमारी साँसों से है, यानी जब तक साँस चलती है तभी तक जीवन है। इस साँस चलने को यानी साँस भीतर लेने को और बाहर छोड़ने को, जिसमें हम वायु को भीतर भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं, उसे श्वसन कहते हैं। और आज हम इसी श्वसन को डिटेल में समझेंगे और साइंस के नज़रिए से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, साँस लेना यानी वायु को शरीर में भरना फेफड़ों में और फिर छोड़ना, उसको कहते हैं श्वसन। तो हम सामान्यतः यही जानते हैं कि यही श्वसन होता है, लेकिन श्वसन इससे कहीं अधिक होता है। और श्वसन क्यों होता है, इतना ज़रूरी क्यों है कि एक क्षण के लिए भी अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए तो जीवन लीला समाप्त हो सकती है। देखिए, हम जिसे श्वसन जानते हैं, जिसे हमने टीवी पे देखा है ना, सिखाया जाता है कि साँस गहरी साँस लीजिए, फिर साँस छोड़िए। हालाँकि ये बहुत महत्वपूर्ण विद्या है, इसे प्राणायाम कहते हैं और आयुर्वेद में, भारतीय प्राचीन विज्ञान में इसका बहुत महत्व है। आज भी इसका बहुत महत्व है। प्राणायाम से शरीर की हर कोशिका को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, दिमाग को शांति मिलती है, तो इसको तो हमें अपनाना चाहिए। पर आज हम यहाँ समझेंगे कि ये जो श्वसन क्रिया है ना, इसका वास्तविक रूप क्या है और ये क्यों हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले हम इसके अ, कोशिकीय श्वसन को समझते हैं। पहले कोशिकीय श्वसन को क्यों समझते हैं? क्योंकि तब हम समझेंगे कि आखिर ये कोशिकीय श्वसन ही है जिसके लिए वो वाला श्वसन ऑक्सीजन छोड़ने और लेने वाला होता है, वो ज़रूरी हो जाता है। तो आइए पहले देखिए, श्वसन के 2 प्रकार होते हैं। एक तो बाह्य श्वसन होता है, एक कोशिकीय श्वसन होता है, यानी कोशिका के लेवल पे जो श्वसन होता है उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो यहाँ पे पहले हम कोशिकीय श्वसन को समझेंगे। तो वो क्या होता है? देखिए, जो कुछ भी हम खाते हैं या जीव जो खाते हैं, वो अंततः डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी पचा लेते हैं। पाचन वाले चैप्टर में हमने इस बात को समझा था। और जब वो पचा लेते हैं तो उस ग्लूकोज का फिर उसको पचा के रखना तो है नहीं, उसका फिर यूज़ करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। उस ऊर्जा से हमारा शरीर अपने काम करता है, जैसे हमारा दिमाग चलता रहता है, हमारा हृदय वो रक्त को पंप करता रहता है और हम अपने जो भी रोज़मर्रा के या हमारे काम होते हैं वो करते हैं। तो वो सारे काम इसी जो हम खाना खाते हैं ना, उससे ऊर्जा मिलती है, उसी से होते हैं। तो खाना अपने आप में सीधे ऊर्जा नहीं दे देता है, बल्कि खाने को जिस प्रक्रिया से ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रक्रिया का नाम है श्वसन। और यहाँ ये जो श्वसन है ना, इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पहले होता है पाइरूवेट में, यानी ये 6 कार्बन वाला अणु है ग्लूकोज, और उसका ब्रेकडाउन होता है 3 कार्बन वाले पाइरूवेट में। तो ये प्रक्रिया लगभग सभी जीवों में, चाहे वो एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, एक जैसी होती है, समान होती है। अब कुछ जीवों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है, मनुष्य में ऐसा श्वसन संभव नहीं है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कैसे श्वसन होता होगा? तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज का या पाइरूवेट का पूरा विखंडन, पूरा ब्रेकडाउन नहीं होता है, बल्कि एथेनॉल बन जाता है। पाइरूवेट से 3 कार्बन वाला ही एथेनॉल बन जाता है और CO2 बनता है और एनर्जी जनरेट होती है। तो ये प्रोसेस कहाँ पे कॉमन है? ईस्ट में कॉमन है। कुछ बैक्टीरिया हैं जिनमें भी ये प्रोसेस होती है। इस वाली प्रक्रिया में जो ये ईस्ट में होती है, इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। और इस फर्मेंटेशन का, कुंदन का बहुत प्रयोग होता है, चाहे डबल रोटी बनाने में, ब्रेड बनाने में, जलेबी बनाने में हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं ना, खमीर उठता है जब, तो वो इसका एक प्रयोग भी होता है। और दूसरा भी इसका प्रयोग है, ये जो इथेनॉल बन रहा है ना, इसे आप देख रहे होंगे, ये इथेनॉल आजकल तो एनर्जी क्राइसिस चल रही है, जब से ईरान ने हॉर्मुज का वो मार्ग बंद कर रखा है तब से, क्योंकि 80% से ज़्यादा ऑयल वहीं से आता था, भारत का क्रूड ऑयल। तो ऑयल की आपूर्ति जब बंद हुई है तो ऐसे में एनर्जी क्राइसिस पैदा हो रही है भारत में, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में एथेनॉल एक विकल्प बन सकता है। क्यों? क्योंकि एथेनॉल को डीजल में मिला के फ्यूल यानी ईंधन के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये एथेनॉल अ, एक ईंधन बन सकता है। अभी भी हम अपने देश में 20% एथेनॉल मिक्सिंग का टारगेट लेके चल रहे हैं कि एथेनॉल 1 लीटर में 20% एथेनॉल मिलाएं। तो खैर, लेकिन इस एथेनॉल का एक और यूज है
एक यूज है दवाइयों में यूज, एक और तीसरा यूज है जो एक तरीके से खतरनाक है और वो यूज है ना शराब के तौर पे। इसे हम अल्कोहल कहते हैं, इस एथेनॉल को। इस अल्कोहल को शराब के तौर पे अक्सर लोग पीने लगते हैं और ये बहुत खतरनाक होता है। हालांकि पीने वाले बहुत तरीके के तर्क देते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। पर दरअसल ये जो एथेनॉल पीने वाले हैं ना, इनके गम कभी ये अपने गमों को कभी नहीं भूल पाते हैं, बल्कि इनके गम बढ़ते ही चले जाते हैं और इनका सामाजिक पारिवारिक जीवन और यहाँ तक स्वास्थ्य, लिवर और किडनी तक सब बर्बाद हो जाता है और ये अंततः कोई गम भूल नहीं पाते हैं बल्कि गमगीन ही हो जाते हैं। तो खैर, इसका मतलब यह है कि नशे से, शराब से दूर रहें। अब दूसरी बात आती है कि पाइरूवेट का एक और तरीके से विखंडन होता है। तो वो कहाँ होता है? वो हमारी बॉडी में भी पेशी कोशिकाओं में कभी कभी ऐसा होता है, पेशी कोशिका। ठीक। अब पेशी कोशिकाओं में क्या होता है कि मान लीजिए कोई धावक है, बहुत तेज दौड़ रहा है, तो उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पेशी कोशिकाओं को नहीं मिल रही है। ऐसे में ये पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तो लैक्टिक अम्ल में CO2 और एनर्जी जनरेट होती है, लेकिन ये पूरी बॉडी में नहीं हो सकता, ये केवल शरीर के कुछ पेशी सेल्स में ही हो सकता है। तो जब ये लैक्टिक एसिड ज़्यादा जनरेट हो जाता है तो पैरों में ऐंठन होती है। इसीलिए जब कभी कभी हम दौड़ते हैं ना, तो हमारे पैर ऐंठते हैं फिर बाद में। क्यों? क्योंकि उनमें लैक्टिक एसिड जमा हो गया रहता है। अब एक श्वसन पे आते हैं जो वास्तव में कोशिकीय श्वसन कहा जा सकता है। वो क्या है? वो है ये जो ग्लूकोज था ना, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 और H2O और ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। अब याद कीजिए कि जो पौधे थे ना, उन्होंने CO2, H2O और सूर्य की ऊर्जा लेकर ही ग्लूकोज बनाया था और फिर यहाँ पे आके ये ग्लूकोज टूटा है CO2, H2O और ऊर्जा में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जो ग्लूकोज है वो उससे पाइरुविक एसिड बना था या पाइरुवेट बना था। वो पाइरुवेट अंततः कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट गए और एनर्जी जनरेट हो गई। तो हमारा जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी जो है, उसमें इसी तरीके का यही श्वसन होता है और इसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है वो कहलाता है ऑक्सी श्वसन और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो कहलाता है अनऑक्सी श्वसन। ठीक। तो ये तो बात हो गई। अब देखिए, अब जो ये ग्लूकोज से पाइरूवेट बनने की प्रक्रिया, इसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये प्रक्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में होती है। लेकिन जो इस पाइरूवेट का विखंडन होता है CO2 और H2O में, ये प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसे क्या कहते हैं? इसके ये जो होता है ना, क्रेब्स साइकिल के तहत होता है। क्रेब्स साइकिल के तहत माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाइरूवेट है वो CO2 और H2O में बदल जाता है और ढेर सारी एनर्जी को जनरेट करता है। तो इसीलिए आपने पढ़ा भी होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं, यानी पावर को यही जनरेट करती है। तो ये तो बात हो गई कोशिकीय स्तर पर श्वसन की। अब देखिए, इस वाले श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी, है ना? तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? कैसे हमारी बॉडी में ये ऑक्सीजन आती है? और खाली हमारी ही बॉडी में नहीं, बल्कि जितने भी जीव हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांस लेते हैं, वो कैसे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं? तो देखिए, जो जीव छोटे छोटे जीव होते हैं, कोशिकीय होते हैं, या जो वो तो अपने बॉडी की कोशिका की सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन को ले सकते हैं। लेकिन हमारा तो शरीर ऐसा है नहीं कि हम डिफ्यूजन के तहत ले सकें। जो जलीय जीव होते हैं, जैसे मछलियाँ होती हैं, तो मछलियों में क्लोम होते हैं। वो वाटर में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसको ग्रहण करते हैं, अपने मुंह में पानी भरते हैं और क्लोमों से निकालते हैं और जो ऑक्सीजन होती है उसको ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, कि उसमें इस सांस लेने के लिए फेफड़ों का या पूरे एक श्वसन तंत्र का विकास हुआ है, जिसे कहते हैं ना मानव श्वसन तंत्र। ये जो हमारा श्वसन तंत्र है, तो ये जो डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम एक डिवाइड करता है नीचे वाले बॉडी के पार्ट को ऊपर वाले से। तो इसमें ऊपर वाला जो ये हिस्सा है ना, इसमें फेफड़े होते हैं, फेफड़े होते हैं, श्वास नली होती है, स्वर यंत्र होता है, नेजल कैविटी होती है। तो ये पूरा मिलके क्या बनाते हैं? मानव श्वसन तंत्र।
अब ये मानव श्वसन तंत्र के तहत ही हम अपने शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसे साधारण भाषा में हम सांस लेना कहते हैं। तो ये सांस लेना कैसे संभव होता है? देखिए, हम जानते ही हैं कि हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं और नाक से भी ले सकते हैं। तो जब यहाँ हम सांस लेते हैं और वायु भरते हैं, तो जब हम सांस ले ली हमने, तो ये डायफ्राम जो है ना, ये नीचे चला जाता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। तो जब ये नीचे जाता है, ये वाला हिस्सा फैल जाता है और हवा इसमें भर जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये फिर ये डायफ्राम ऊपर जाता है और सिकुड़ जाता है हिस्सा, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। तो देखिए, ये इसका पाथवे है। पहले हमने सांस ली मुंह से या नाक से, फिर ये यहाँ आई, और ये स्वर यंत्र है जिससे हम बोलते हैं, जिससे मैं अभी बोल के आपको पढ़ा रही हूँ। फिर यहाँ से ये श्वास नली में आता है। अब इसमें आप देखिए कुछ ये रिंग्स हैं, वलय हैं, ये क्यों हैं? ताकि ये श्वास नली पिचक ना जाए, इसीलिए उपास्थि के वलय हैं। अब यहाँ से आने के बाद ये श्वसनी है, इसकी ब्रांचिंग हो जाती है, एक ब्रांच इधर आ रही है, एक ब्रांच यहाँ जा रही है, इसे श्वसनी कहते हैं। फिर इसकी और ज्यादा ब्रांचिंग हो रही है तो इसे श्वसनिका कहते हैं। और ब्रांचिंग होते होते अंततः फाइनली एक गुब्बारे जैसी रचना में फूल जाती है, जिसे क्या कहते हैं? एल्वियोलाई या पुपिका कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई या पुपिका कोश। अब इस पुपिका कोश में एल्वियोलाई के बाहर धमनियों का, शिराओं का एक जाल होता है। तो जो धमनी का जाल होता है ना, फुफ्फुसीय धमनी जो होती है, उसमें ऑक्सीजन लगभग बहुत ही कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। इस पुपिका कोश में की वायु में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। तो विचरण के द्वारा, डिफ्यूजन के तहत यहाँ पे होता ये है कि CO2 बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन जाके ब्लड में, धमनी का जो रक्त है उसमें घुल जाती है। डिफ्यूजन क्या है? जब कोई पदार्थ अपने अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर जो चलता है, तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे अगरबत्ती लगाते हैं, पूजा करते हैं, तो धीरे धीरे उस अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। कैसे फैलती है? डिफ्यूजन के तहत। क्योंकि जहाँ हमने अगरबत्ती लगाई वहाँ पे खुशबू के कणों की सांद्रता बहुत है, तो वो ऐसे स्थानों की ओर चलते हैं जहाँ उनकी सांद्रता कम होती है। इसी प्रकार से ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भी अपनी अधिक सांद्रता वाले स्थान से धमनियों की तरफ चलती है, फुफ्फुस धमनी की तरफ चलती है, जहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। तो इस तरीके से डिफ्यूजन के थ्रू ये आ गई है धमनी में। अब वहां से इसको जाना है पूरी बॉडी में। तो हीमोग्लोबिन से ये बॉन्ड बनाती है। ऑक्सीजन जो होती है किसके साथ बॉन्ड बनाती है? हीमोग्लोबिन के साथ। और हीमोग्लोबिन के साथ जाकर ये पूरे बॉडी में हर एक कोशिका में पहुंच जाती है, ताकि हर कोशिका बॉडी की ये सेलुलर श्वसन कर सके। ठीक है, इसको ऑक्सीजन मिले और वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करे, ताकि वो अब शरीर के लिए एनर्जी जनरेट कर सके। अब आइए, ये जो श्वसन तंत्र है ना, ये आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जो पार्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? हमें ऐसा लगता है कि इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि हम इसे याद कर लें और एग्ज़ाम में लिख दें, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रश्नों का उत्तर दे दें और उसमें पास हो जाएं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ इतना भर नहीं है। शिक्षा का इतना ही उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि ये कुछ और भी कहता है। और क्या कहता है? देखिए, ये जो हमारा श्वसन तंत्र है ना, ये जो वायु मार्ग होता है श्वसन तंत्र का, तो इसमें सीलिया होते हैं, छोटे छोटे सीलिया। वो क्या करते हैं? जो हमारी वायु आ रही है बॉडी में, उसमें जो पोल्यूशन के कण हैं, धूल के कण हैं, धुएं के कण हैं, उनको ट्रैप करते हैं, उनको रोक लेते हैं, ताकि शुद्ध वायु हमारे फेफड़े में जाए। क्योंकि फेफड़ा ना एक बहुत नाजुक चीज होती है, तो उसमें अगर धूल, धुएं के कण और प्रदूषण के कण चले जाएंगे, तो उसमें बहुत उसको नुकसान हो जाता है, फेफड़ों को नुकसान होने लगता है। इवन कुछ लोगों के तो फेफड़े बहुत धूम्रपान करने के कारण अंदर से काले काले दिखने लगते हैं। तो जब कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, जैसे धूम्रपान जो है ना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि जब कोई धूम्रपान करता है तो जो ये मार्ग होता है, इसके जो सीलिया होते हैं, वो
नष्ट होने लगते हैं धुएं के कारण। तो फिर जो फेफड़े होते हैं उनमें वो धुएं के कण, तंबाकू का जो धुआं होता है वो जाने लगता है और उससे श्वसन संबंधी बीमारियां, यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर तक का खतरा हो जाता है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने इस श्वसन तंत्र को समझें, ताकि हम एक स्वस्थ जीवन जिए, धूम्रपान से दूर रहें, नशे से दूर रहें, ताकि हम अपने सिस्टम की सुरक्षा कर सकें, एक स्वस्थ जीवन जी सकें। और एक बात है, खाली तंबाकू, धूम्रपान या बीड़ी या सिगरेट के तौर पे यूज़ नहीं की जाती, बल्कि कई बार गुटखा और तंबाकू कुछ लोग खाते भी हैं, गुटखा, पान मसाला, और जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं ना, रोल मॉडल। कई बार आपने देखा होगा सड़कों पे गुजरते हुए कि वहाँ बड़ा-सा एक बोर्ड लगा हुआ है और उसमें कुछ, जिन्हें आप तथाकथित स्टार कहते हैं, उनकी फोटो बनी होती है और वो कह रहे होते हैं, लिखा होता है, बोलो जुबां केसरी। जिन्हें आप अपना स्टार मान रहे हैं, वो आपको प्रेरित कर रहे हैं तंबाकू खाने के लिए, और ये तंबाकू बहुत खतरनाक है। भारत में इसका चलन बहुत बढ़ रहा है। इस तंबाकू के खाने से मुख का कैंसर और न जाने कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर दिया गया है ना, तंबाकू का उपयोग किसी भी रूप में, चाहे हम उसका धूम्रपान करें या तंबाकू को चबाएं, दोनों ही रूपों में बहुत हानिकारक है। इसका एक ये भी उद्देश्य है कि हम इस श्वसन तंत्र को समझ गए, और समझने के बाद जो भी चीज़ें इसको हार्म करती, नुकसान पहुंचाती हैं, हम उन चीज़ों को ना कहेंगे, यानी तंबाकू को, धूम्रपान को ना कहेंगे और एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। दरअसल शिक्षा का उद्देश्य ही यही है कि हम हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सकें, एक बेहतर नागरिक बन सकें, समझदार इंसान बन सकें। रटकर नंबर लाने से अधिक है शिक्षा, सिर्फ नौकरी पाने से कहीं ज़्यादा है शिक्षा। शिक्षा वो है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है, और मुझे उम्मीद है कि इस श्वसन तंत्र को समझने के बाद जो भी लोग इस नशे की तरफ जा चुके हैं, या जो गलती से इस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, वो इससे अलग हटेंगे और अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए इस नशे को ना कहेंगे। थैंक यू सो मच।